क्वेश्चन आने की इससे प्रोबेबिलिटी है। 2 से मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे ही नीट 2026 में। ओके, तो ये चैप्टर 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। जी, और बताइए कि रिस्पायरेशन होता क्या है? व्हाट इज रिस्पायरेशन? क्या सोचे? प्रकार का एनर्जी प्रोड्यूस हुआ तो ब्रीथिंग की प्रक्रिया में किसी प्रकार का एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, तो नो एनर्जी प्रोड्यूस। रिस्पायरेशन में हम लोग में क्या हो रहा था? रिस्पायरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा था। एलॉन्ग विथ एनर्जी के साथ साथ और भी कुछ सब्सटेंस निकलते हैं, जैसे CO2 एंड H2O एज अ बाई प्रोडक्ट, जो कि क्या है, ये दोनों बाई प्रोडक्ट है। ओके, O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स, और इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है? एनर्जी ATP के फॉर्म में। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। हेलो नीट फ्रेंड्स, मैं ऋषिपाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए एक न्यू चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि लेक्चर नंबर 1 होगा। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को फुल्ली डिटेल के साथ कंप्लीट किए थे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दे देते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में बात करें तो इसको कंप्लीट करने में 5 to 6 लेक्चर लगेंगे। ओके, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। देन उसके बाद इससे क्वेश्चन की बात करें तो नीट में हर एक साल 2 to 3 क्वेश्चन आने की इससे प्रोबेबिलिटी है। 2 से मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे ही नीट 2026 में। ओके, तो ये चैप्टर 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। ओके, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ओवरऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये पहला चैप्टर है। डाइजेशन वाला पार्ट तो आपका सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में, और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, और देन उसके बाद हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ाने का ये पर्पस है कि आपके नेक्स्ट मंथ से अगस्त में जो 12th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, उस पोर्शन में जो है 12th के जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसा चैप्टर जो है उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा। इसमें हार्मोन्स के बारे में जो बताया गया है वो हार्मोन्स के बारे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसका यूज है, इसलिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में जानना जरूरी होता है कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, बेसिक चीज होगी। उसके बाद रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ये आज का गोल नहीं है, ये लेक्चर का गोल है। ये टॉपिक जो है इस लेक्चर में होंगे। तो आज की गोल की बात करें तो इंट्रोडक्शन और रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे, समय बचेगा तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी स्टार्ट करेंगे। ओके, देन उसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, ये क्वेश्चन रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से देखने को मिलेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज को स्टार्ट करेंगे, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, और देन उसका डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड डिसऑर्डर है उसके बारे में देखेंगे, और इसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में पढ़ना है। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप मुझे बताइए कि रिस्पायरेशन होता क्या है? व्हाट इज रिस्पायरेशन? आपसे सवाल है, आप लोग सोचिए एक बार ठंडे दिमाग से और बताइए, सोचिए और बताइए कि रिस्पायरेशन होता क्या है? व्हाट इज रिस्पायरेशन? क्या सोचे? क्या सांस छोड़ने और लेने को रिस्पायरेशन बोलते हैं? यानी इनहेलेशन और एक्सपायरेशन को क्या रिस्पायरेशन बोलते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिस्पायरेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना रिस्पायरेशन है, नहीं। रिस्पायरेशन वो तो ब्रीदिंग के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ब्रीदिंग हुआ। तो रिस्पायरेशन होता है क्या? रिस्पायरेशन में होता है एनर्जी का प्रोडक्शन। एनर्जी का प्रोडक्शन बोले तो ये जो ग्लूकोज है, आप जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो इससे बोलते हैं हम लोग रिस्पायरेशन। तो ओवरऑल बात करेंगे कि क्या होता है ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन। तो चलिए देखते हैं ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या एक माइन्यूट सा डिफरेंस है।
पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में क्लियरिटी आ जाए कि आपको ये तक पता हो जाए कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलिए, फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं? बाई टेकिंग एयर, बाई टेकिंग एयर इनटू द लंग्स, इनटू द लंग्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेलेशन, इनहेलेशन, या आप इसको इंस्पायरेशन बोल दीजिए। ओके, एक ही मतलब है। एंड भी सिर्फ सांस लेने को जो है हम लोग ब्रीदिंग नहीं बोलते, सांस लेने और छोड़ने तक को जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ओके, तो ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस बाय टेकिंग एयर इनटू द लंग्स, इनहेलेशन जिसको इनहेलेशन बोलते हैं, एंड रिलीज आउट एयर, रिलीज आउट एयर टू द एटमोस्फेयर, टू द एटमोस्फेयर। तो इस प्रक्रिया में अगर आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो क्या किसी प्रकार का एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है? ब्रीदिंग में क्या एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ? किसी प्रकार का एनर्जी प्रोड्यूस हुआ? तो ब्रीदिंग की प्रक्रिया में किसी प्रकार का एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, तो नो एनर्जी प्रोड्यूस। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? नो एनर्जी प्रोड्यूस। ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। ये हो गया ब्रीदिंग के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन होता क्या? व्हाट इज रिस्पायरेशन? एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो आप लोग ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन को एक समझते हैं, और एनसीईआरटी जो है इस चैप्टर में लिखता भी है कि ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड रिस्पायरेशन, जो कि कहीं ना कहीं ये गलत है। उस यही चीज को एनसीईआरटी रिस्पायरेशन जो है प्लांट फिजियोलॉजी में वो एनर्जी प्रोडक्शन को एक बात ये बताता है, लेकिन इस चैप्टर में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज की बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी ब्रीदिंग इज कॉमनली नॉन एज रिस्पायरेशन लिखता है, जिसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो रिस्पायरेशन क्या है? तो रिस्पायरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रिस्पायरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस by which the breakdown of, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और क्या प्रोड्यूस होता है? तो एनर्जी। तो रिस्पायरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसको क्या लिखेंगे? एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ओके, अलॉन्ग विथ एनर्जी के साथ साथ और भी कुछ सब्सटेंस निकलते हैं, जैसे CO2 एंड H2O एज अ बाई प्रोडक्ट, जो कि क्या है? ये दोनों बाई प्रोडक्ट है। ओके, तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर आते हैं। तो ओवरऑल बात करें रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज के प्रेजेंस में, सॉरी, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और H2O, यही हो रहा है। इसको इक्वेशन का फॉर्म में लिखते हैं तो ग्लूकोज को क्या लिखेंगे? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, प्लस ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स, और इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है? एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज होता है। ओके, जो कि ATP क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है।
एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, तो आप ये बात पहले समझ जाइए इस चैप्टर में कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दो अलग चीज है, दो अलग प्रोसेस है। क्या है? तो ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं और सांस लेके जो एयर लेते हैं उसको लंग्स को देते हैं और लंग्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कराते हैं, रिलीज आउट एयर टू द एटमोस्फेयर, और वो उस एयर को एटमोस्फेयर में एयर की बात करें मेनली इसमें CO2 होगा जो रिलीज होगा, और जो हम लोग लेंगे एयर बाई टेकिंग एयर, तो ये क्या है? ऑक्सीजन की बात हो रही है। ओके, तो इसमें किसी प्रकार का एनर्जी का प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इंस्पायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या ब्रेक डाउन करते हैं? ग्लूकोज, अपने खाना को ब्रेक डाउन करते हैं यानी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या प्रोडक्शन करते हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो रिस्पायरेशन किससे रिलेटेड है? तो रिस्पायरेशन एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हैं। ओके, along with कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और H2O एज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, तो रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये है डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की बात करें, इसका दूसरा नाम क्या होता है जो एनसीईआरटी आपका लिखता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन भी इसको बोलते हैं। ओके, अगर आपसे कोई पूछ दे कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है तो वो ये पूछना चाह रहा है कि ब्रीदिंग क्या होता है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद आगे की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन के बारे में आप लोग जान गए कि क्या होता है, मेजर डिफरेंस इस दोनों के बीच में। तो ओवरऑल बात करें इंस्पायरेशन सॉरी ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन के सिंपल सीट में बात करें तो इन सिंपल, वो तो पीछे में देखे कि आप लोग डिफिनीशन देखें। इन सिंपल शॉर्ट की बात करें तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं? ब्रीदिंग में ओवरऑल हुआ क्या है? तो ब्रीदिंग में गैस का एक्सचेंज हुआ है, यही होता है। आप जो सांस लेते हैं लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स से वो ब्लड के थ्रू, लंग्स से वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आपका सेल के पास जाता है और सेल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास आता है और उसको रिलीज आउट करते हैं। तो यही होता है ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग गैस एक्सचेंज हो रहा है जिसमें इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन में क्या हो रहा था? रिस्पायरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा था, यही हो रहा था। C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करा रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, H2O रिलीज हो रहा था, प्लस एनर्जी रिलीज हो रहा था, यही ना? यही हो रहा था। 6CO2 6H2O, आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो रिस्पायरेशन एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और ब्रीदिंग गैस का एक्सचेंज होता है। सिंपल शॉर्ट में बात करें तो ये होता है। तो ये एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है ये कहाँ पे हो रहा है? तो इनसाइड द सेल होता है। ये सब केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? इनसाइड द सेल। सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। मेनली माइटोकॉन्ड्रिया जो ये क्या कराता है? एनर्जी रिलीज कराता है, एनर्जी रिलीज फॉर ऑल फिजिकल एक्टिविटीज। आपके जो भी एक्टिविटीज है उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब जो है रिस्पायरेशन के थ्रू होता है। ओके, तो अब हम लोग बात करें, रिस्पायरेशन दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, ओके, एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक रिस्पायरेशन। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, आई होप। जो क्लास 11th के स्टूडेंट देख रहे हैं वो क्लास 10th में आप जरूर इसके बारे में जानते होंगे। रिस्पायरेशन दो तरह का होता है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन और एक एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो क्या आप लोग बता सकते हैं एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या मेजर डिफरेंस है? जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ये इन प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन, और ये एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या और लिटिल, बहुत कम अमाउंट में क्या होता है ऑक्सीजन, मतलब कि नॉट इनफ ऑक्सीजन इज, ऐसे लिख लीजिए नॉट इनफ ऑक्सीजन, जब इनफ ऑक्सीजन ना हो, नॉट इनफ ऑक्सीजन, तब ये होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन सॉरी। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसमें ऑक्सीजन जितना मिलेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जितना टूटेगा उतना एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो ये हम ओवरऑल हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा के एनर्जी का प्रोडक्शन कराना है। तो जितना ग्लूकोज टूटेगा उतना जो है आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो जितना ग्लूकोज टूटेगा उस किस पे डिपेंड करेगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ऑक्सीजन होगा उतना एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, यही ना। तो इसमें क्या होगा, मोर एनर्जी, इसमें यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा अच्छा खासा है, तो इसमें क्या होगा, मोर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, मोर एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, लेस एनर्जी प्रोडक्शन, लेस एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, यही होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, हम लोग का मसल सेल, ह्यूमन मसल सेल, जब हम लोग जो है ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि थक जाते हैं, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन की मात्रा जो कम हो जाती है, नॉट इनफ ऑक्सीजन, तो उस समय एनाएरोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये ईस्ट में जो है ह्यूमन मसल सेल में देखने को मिलता है, ईस्ट में हो गया। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इन ह्यूमन सेल, इन ह्यूमन मसल सेल, इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। इन इन नॉट इनफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम है या न के बराबर है, उस समय जो है हम लोग के मसल सेल में ये चीज होता है, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। इधर बात करें तो ह्यूमन, हम ही लोग इसमें भी आते हैं, एनिमल, प्लांट्स, ये सब होता है। ओके, तो ओवरऑल बात करें तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। तो सिंपल स्विच की बात करें तो ब्रीदिंग के बारे में देखें, ब्रीदिंग के सिंपल शॉर्ट में बात करें तो गैस एक्सचेंज होता है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन को हम लोग ब्रीदिंग बोले। यहाँ तक बात समझ में आया। रिस्पायरेशन की बात करें तो इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, यह एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या है, एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है और हम लोग को एनर्जी चाहिए। ओके, इनसाइड द सेल मेनली माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे होता है, ये केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो ये सेल में होता है। सेल के मेनली बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। फॉर ऑल फिजिकल एक्टिविटीज, आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो एनर्जी चाहिए तभी आप इस एक्टिविटीज को कर पाइएगा। तो रिस्पायरेशन की बात करें तो दो तरह का रिस्पायरेशन होता है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन और एक एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और नॉट इनफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त न हो तो उस समय एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होगा, लेस एनर्जी प्रोडक्शन होगा एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में। एरोबिक रिस्पायरेशन में मोर एनर्जी प्रोडक्शन होगा। ओके, इसमें ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स ये सब आते हैं। इसमें ईस्ट, एमीबा ये आता है, ह्यूमन मसल सेल और लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन, ये इसका एग्जांपल है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो आप लोग हेडिंग दीजिए रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। टॉपिक का नाम है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो ये जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है, जैसे कि हम लोग लैंड पर रहते हैं तो हम लोग के पास लंग्स है, मछली पानी में रहती है तो उसके पास क्या है, गिल्स है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट के ऊपर और उसके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा उसका जो है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है। ओके, तो आप लोग लिखिए the type of organ depend on the एनिमल के, दो चीज पे ये डिपेंड करता है, किस तरह का जो ऑर्गन, किस टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ये एनिमल के
हैबिटाट, उसके हैबिटाट और उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोग बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सारे ऑर्गेनिज्म में जो है सेम नहीं होता है ब्रीथिंग लेने की जो प्रोसेस है, यानी कि ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है सब में अलग अलग होता है। जैसे कि ये हम लोग को 5 तरह का पढ़ना है, फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन एंड फिफ्थ। देखिए फर्स्ट में कौन है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। पहले क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ओके, बाय डिफ्यूजन, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलिए, ट्रैकियल सिस्टम एंड पल्मोनरी रिस्पायरेशन। यही है, तो ये 5 तरह का जो मैकेनिज्म है हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, सेकंड वन इज बाय डिफ्यूजन, थर्ड वन इज ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, फोर्थ वन इज ट्रैकियल सिस्टम एंड फिफ्थ वन इज पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाय डिफ्यूजन यानी सिंपल डिफ्यूजन, इसको लिखते हैं सिंपल डिफ्यूजन, और क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन मानी कि मतलब क्या है इसका, जो स्किन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन का प्रोसेस ये जो होता है उसके अंदर स्किन के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। इसमें आपके क्या आते हैं, फ्रॉग, फ्रॉग जो एक तरह का क्या है, एम्फीबियंस है। तो ये जो है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, यानी कि ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है स्किन के थ्रू ये कर सकता है, तो एम्फीबियंस। ओके, सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो आपके जो है इनवर्टिब्रेट्स जो सबसे लोअर लेवल पे है, जैसे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले बात करें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पोरीफेरा आते हैं। टिश्यू लेवल में आपके सिलेंट्रेटा और टीनोफ्लोरा आते हैं। ऑर्गन लेवल में प्लेटी हेलमिंथिस और ऑर्गन सिस्टम में एस्केलमिंथिस। तो यहाँ तक जो है सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिलता है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस और एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस में तक ये क्या करते हैं, परफॉर्म गैस एक्सचेंज, यानी कि O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी सरफेस। ये अपने बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं, O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन देयर बॉडी सरफेस से ये अपना ये परफॉर्म करते हैं। जैसे कि पोरीफेरा में आपके आते हैं स्पॉन्जेस, ओके, टीनोफोरा में टीनोप्लाना, प्लेटीहेलमिंथिस में प्लेटोम्स, एस्केलमिंथिस में राउंडोम। तो ये क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है। तो ये सब क्या है, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स लोअर लेवल का लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म है, लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म है, जो इनका जो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है बाय सिंपल डिफ्यूजन होता है। ब्रैंकियल रिस्पायरेशन देखिए, तो ब्रैंकियल रिस्पायरेशन यानी कि जो गिल्स के थ्रू होता है, बाय गिल्स जो रिस्पायरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। इसमें आपके आता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, यानी कि उसका गिल्स के थ्रू होता है। यानी कि वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन का डिजॉल्व होता है, उसी वाटर के थ्रू ये फिश क्या करती है, अपने ब्रीदिंग को परफॉर्म करती है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है, बाय गिल्स और मोलस्काज में। ओके, तो ब्रैंकियल रिस्पायरेशन ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। ट्रैकियल सिस्टम में आपको
स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि कॉकरोच जो है ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू जो है रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं। इसका जो है ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है बाई ट्रैकियल सिस्टम है, यानी कि इसमें ये आपको किसमें देखने को मिलता है, कॉकरोच में, ग्रास हॉपर में। इसमें क्या होता है, तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया या ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाए थे कि ये जो ओपनिंग है इसका स्पाइरिकल्स है, स्पाइरिकल्स के थ्रू ये ओपन होता है, और ये जो है इस तरह से ये उसके शरीर में बॉडी स्ट्रक्चर, उसका बहुत सारा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स देखने को मिलता है उसके बॉडी में, और ये उसका जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को स्पाइरिकल्स बोलते हैं। आपको कॉकरोच के चैप्टर में पढ़ाए थे, तो वहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम ये कॉकरोच जो है परफॉर्म करता है। ओके, पल्मोनरी रिस्पायरेशन देखिए, पल्मोनरी रिस्पायरेशन मतलब कि लंग्स, यानी कि हम लोग इसमें आते हैं, हम लोग सांस जो है कैसिस के द्वारा लेते हैं, लंग्स के थ्रू द्वारा जो है, लंग्स के थ्रू जो है गैस का एक्सचेंज होता है O2 और C2। यहाँ लंग्स के एलुलाई में गैस का एक्सचेंज होता है, और वो जो O2 है आपके सारे बॉडी पार्ट्स में इसी एक्सचेंज होने के बाद जो है पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड के थ्रू जो है सर्कुलेट होता है। तो ये लंग्स में जो होता है, लंग्स के थ्रू जो रिस्पायरेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। और ये किस में देखने को मिलता है, तो हम लोग मैमल्स है, तो मैमल्स में, एम्फीबिया में, एविस में, रेप्टाइल्स में। ओके, तो ये सब में क्या होता है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन शो होता है। ओके, तो आपको एक बार रिकॉल करा दें कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में। द टाइप ऑफ ऑर्गन डिपेंड ऑन द एनिमल, यानी कि किस तरह का ऑर्गन है उस ऑर्गन के एनिमल के हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये हैबिटाट उसका क्या है, क्या वो पानी में रह रहा है, यानी कि ऑन लैंड, या पानी में रह रहा है इन वाटर, तो उसके जो है हैबिटाट पे डिपेंड करता है। जैसे मछली अलकिरानी है, तो ये फिश जो है कहाँ रहती है, पानी में रहती है, यानी कि वाटर में रहती है, तो ये गिल्स के थ्रू क्या करती है, रिस्पायरेशन शो करती है, दैट इज कॉल्ड ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसके जो है बॉडी स्ट्रक्चर पर मतलब डिपेंड होता है, या वो जो है किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सेलुलर लेवल है, या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन लेवल का है, तो उस पर डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ देखिए सिंपल डिफ्यूजन में हम लोग देखें, ओरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, ये सब क्या लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म है। जैसे ओरीफेरा सेलुलर लेवल का है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा क्या है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म है, प्लेटीहेलमिंथिस क्या है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनिज्म है। ये सब आपको एनिमल किंगडम में पढ़ना है, आपको बताएंगे वहाँ पे। तो ये इसका एग्जाम्पल दिया होता है एनसीईआरटी में, इसलिए इतना बताना पड़ रहा है। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन की बात करें तो ये जो स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ये फ्रॉग में देखने को मिलता है। फ्रॉग जो है मतलब कि स्किन के थ्रू रिस्पायर भी कर सकता है और लंग्स के भी थ्रू रिस्पायर कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉग के पास ये भी एम्फीबियंस यहाँ पे जो लिखे हैं आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रॉग जो है स्किन के थ्रू भी करता है और लंग्स के भी थ्रू करता है। जब आपको फ्रॉग पढ़ाए थे उसमें आपको बताए थे इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रैकियल सिस्टम, तो कॉकरोच के बारे में और ग्रास हॉपर के बारे में। देखिए ग्रास हॉपर और कॉकरोच क्या परफॉर्म करता है, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है। ओके, और इसके अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स देखने को मिलता है जिसको हम लोग ट्रैकिया या ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। और ये इस तरह से उसके ओपनिंग को स्पाइरिकल्स बोलते हैं जो इसके बॉडी स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था और रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो ह्यूमंस का है उसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर था। तो हम लोग मेन फोकस हम लोग का ह्यूमन पे होगा, न कि मछली और न कि फ्रॉग के बारे में और न कॉकरोच के बारे में। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, तो इसलिए जो है इसके बारे में बताना पड़ा। सारे ऑर्गेनिज्म का रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स देखे, देन उसके बाद हम लोग जो है अपने बारे में रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे। तो ह्यूमन रिस्पेक्टिव सिस्टम के साथ नेक्स्ट लेक्चर को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।